Hello dear students, in the previous lessons we talked about natural system of classification and phylogenetic system of classification. In natural we talked about the specific example of Bentham and Hoger classification which classified organisms into three groups or three classes, that is dicotyledons, gymnosperms and monocotyledons. और जो APG है वो हमने पढ़ी under phylogenetic system of classification. APG was a group of scientists or systematic botanists who classified angiosperms, just angiosperms, into different groups based on the phylogeny. तो आज का जो हमारा टॉपिक है it's going to be this one, it's going to be phonetics, ठीक है? तो पूरा जो वीडियो है वो आप देखना ताकि आपको एक फुल कॉन्सेप्ट समझ आए कि phonetics में हम कौन से प्रिंसिपल्स यूज़ करते हैं और उसकी मेथडोलॉजी क्या है. तो phonetics जो है इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. पहला पॉइंट जिसके बारे में याद रखोगे वो ये है कि phonetics को हम और एक नाम से जानते हैं, वो है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी. और एक नाम भी है इसका, वी कैन ऑल्सो नो इट बाय नेम कॉल्ड टैक्सोमेट्रिक्स. ठीक है, तो इन टॉपिक्स में से कोई भी आपको पूछे कंफ्यूज नहीं होना, तीनों एक ही चीज़ है. ठीक है, बीट phonetics, बीट न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी और बीट टैक्सोमेट्रिक्स. ठीक है, तो इस वाले लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन, बेसिकली है क्या. ठीक है, और उसके बाद इसके प्रिंसिपल्स, हर किसी क्लासिफिकेशन के अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, इसके भी हैं, वो हम डिस्कस करेंगे. फिर कैरेक्टर्स के बारे में देखेंगे और OTU क्या होता है, वो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है. OTU, ऑपरेशन टैक्सोनॉमिक यूनिट, ठीक है, वो क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. और फिर मेथडोलॉजी डिस्कस करेंगे कि व्हाट्स द मेथडोलॉजी, कौन से स्टेप्स होते हैं इन ऑर्डर टू बिल्ड ए फोनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. टाइम में थोड़ा सा पीछे जाते हैं और स्टार्ट हम करते हैं 1763 से. 1763 में एक टैक्सोनॉमिस्ट थे, उनका नाम था माइकल एडेंसन. उन्होंने एक बात कही कि भाई आपको क्या करना चाहिए, आपको ऑर्गेनिजम्स को या टैक्सा को ग्रुप करना चाहिए बेस्ड ऑन ए वास्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. आप 10-15 कैरेक्टर्स जो हैं वो स्टडी ना कीजिए, आप बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स को स्टडी कर लीजिए. ठीक है, उन्होंने ये बात बताई कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप स्टडी करोगे उतनी आपकी क्लासिफिकेशन अच्छी होगी, ये उन्होंने बात कही. ठीक है, तो फिर इसमें एडिशंस होते गए इन बातों में. तो फाइनली 1963 में और दो साइंटिस्ट आ गए, दे आर नोन एज स्नीथ एंड सोकल. इन्होंने इसी बात को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और वो बुनियाद बन गई इस क्लासिफिकेशन स्कीम की. उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि यू शुड ग्रुप ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन देयर ओवरऑल सिमिलैरिटी, बेस्ड ऑन देयर ओवरऑल सिमिलैरिटी. ठीक है, ओवरऑल सिमिलैरिटी का मतलब ये है यू शुड नॉट जस्ट कंसंट्रेट ऑन 2 or 3 फील्ड्स जहाँ से आप इनपुट्स लेंगे. आप सिर्फ मॉर्फोलॉजी, टैक्सोनॉमी और एम्ब्रियोलॉजी से इनपुट्स नहीं लेंगे, बल्कि जो भी फील्ड्स आपके पास है उनसे आप इनपुट्स ले लीजिए. तो सबसे जो डिमेरिट पॉइंट है इसका, सबसे बड़ा डिमेरिट पॉइंट जो है कि ये फोकस नहीं करता है एक चीज़ पे. वो चीज़ क्या है, वो है फाइलोजेनी. ये फाइलोजेनी पे फोकस नहीं करता है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. इट इज़ नॉट कंसर्न अबाउट फाइलोजेनी, इट्स कंसर्न अबाउट द ओवरऑल सिमिलैरिटी. जो कैरेक्टर्स आप ऑब्जर्व कर सकते हैं उनके बेसिस पे ओवरऑल सिमिलैरिटी आप देख लीजिए बिटवीन द टैक्सा, अमंग द टैक्सा, और उसी पे क्लासिफिकेशन बिल्ड कर लीजिए. दिस ओवरऑल सिमिलैरिटी मे रिफ्लेक्ट फाइलोजेनी. ठीक है, और इट मे नॉट रिफ्लेक्ट फाइलोजेनी. मतलब फाइलोजेनी जो है यहाँ पे आपके लिए बाइंडिंग नहीं है कि आप फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स देखो. ठीक है, आपको ओवरऑल सिमिलैरिटी देखनी है. फिर उसमें फाइलोजेनी आए वेल एंड गुड, नहीं आए तो कोई परवाह नहीं है. दैट इज व्हाई वी से इट्स नॉट कंसर्न्ड विद फाइलोजेनी, इट्स जस्ट कंसर्न्ड विद ओवरऑल सिमिलैरिटी. तो इस क्लासिफिकेशन का जो कॉन्सिक्वेंस होता है, जो लास्ट में इसका अल्टीमेट एम जो होता है, वो होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ फिनोग्राम. ये फिनोग्राम हम भी बनाने की कोशिश करेंगे. हम कुछ टैक्सा को लेंगे, कुछ इमेजिनरी टैक्सा को लेंगे, उनमें देखेंगे कि सिमिलैरिटी कितनी है. ठीक है, तो उसके बेसिस पे आके फिनोग्राम हम बनाएंगे. उस फिनोग्राम से हमें क्या पता चलेगा, विल बी एबल टू नो व्हाट इज द सिमिलैरिटी,
व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन द टैग्जा या ग्रुप्स के दरमियान कितनी सिमिलैरिटी है, कितने % सिमिलैरिटी है, ठीक है। वो एक दूसरे से कितने डिसिमिलर है और एक दूसरे से वो कितना सिमिलर है, वो हमें किससे पता चलेगा, फिनोग्राम से। वो फिनोग्राम हम बिल्ड करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे इन द मेथोडोलॉजी, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो इसमें प्रिंसिपल है वो क्या है, वो है द ग्रेटर द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यू स्टडी, द मोर द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यू स्टडी, द मोर एफिशिएंट विल बी क्लासिफिकेशन। सीधी बात है कि जितने ज़्यादा कैरेक्टर्स आप स्टडी करोगे, आप लिख लो, नोट करो, द ग्रेटर द नंबर ऑफ, आप कम कैरेक्टर स्टडी करोगे, तो उतनी एफिशिएंट क्लासिफिकेशन नहीं होगी। आप ज़्यादा कैरेक्टर स्टडी करोगे तो प्रोपोर्शनली उतनी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी इस क्लासिफिकेशन की। तो अब एक क्वेश्चन है कि मिनिमम कैरेक्टर्स हम कितने स्टडी करें इन ऑर्डर फॉर दैट क्लासिफिकेशन टू क्वालिफाई एज फोनेटिक क्लासिफिकेशन। बोलते हैं कि तकरीबन आपको 50 से 60 कैरेक्टर्स एटलीस्ट स्टडी करने हैं, कम से कम आपको इतने कैरेक्टर्स स्टडी करने हैं ताकि आपकी जो क्लासिफिकेशन है वो फोनेटिक बन जाए, ठीक है। तो अगर आप इससे कम कैरेक्टर स्टडी करते हैं, वी कांट कॉल दैट फोनेटिक क्लासिफिकेशन। अगर आप इतने या इससे ज़्यादा, लिमिट नहीं है, जितने ज़्यादा कैरेक्टर्स लोगे उतनी ज़्यादा आपकी एफिशिएंट क्लासिफिकेशन बन जाएगी, लेकिन कम से कम आपको इतने कैरेक्टर्स को स्टडी करना है, ठीक है। दूसरा प्रिंसिपल क्या है, एवरी कैरेक्टर इज गिवन, हर किसी कैरेक्टर को क्या दिया जाता है, इक्वल वेटेज। हर किसी कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दिया जाता है। इक्वल वेटेज का मतलब ये है कि अगर आप 50 कैरेक्टर्स को स्टडी करते हो, आप बोलते हो कि ये 2-4 कैरेक्टर्स जो है वहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा, और जो बाकी जो 46 जो कैरेक्टर्स है ये लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसी अजम्पशन यहाँ पे नहीं चलेगी। यहाँ पे क्या चलेगा, यहाँ पे एक प्रिंसिपल चलेगा कि आप 50 कैरेक्टर्स स्टडी करते हो तो वो 50 कैरेक्टर्स की जो इम्पोर्टेंस है वो बराबर है। जितना एक कैरेक्टर का इंपॉर्टेंस है उतना दूसरे कैरेक्टर इंपॉर्टेंस है। जैसे डेमोक्रेसी में होता है, एनोलॉजी है, डेमोक्रेसी में कोई आपका प्राइम मिनिस्टर होता है, कोई चीफ मिनिस्टर होता है, कोई बड़ा साइंटिस्ट होता है, कोई बड़ा इंटेलेक्चुअल होता है, कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट होता है, और यहाँ से एक गरीब आदमी होता है, कोई कमज़ोर लाचार आदमी होता है। तो क्या हम कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का जो वोट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या हम कहते हैं कि जो एक गरीब एक बंदा है उसका जो वोट है इसकी लेस इंपॉर्टेंस है? नो, हर कोई वोट जो है वो इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है। ऐसे यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर्स आप स्टडी करोगे उनकी इंपॉर्टेंस बराबर है, दैट इज इंपॉर्टेंस बराबर है तो वेटेज बराबर है। एवरी कैरेक्टर इज गिवन इक्वल वेटेज। तो ग्रुप्स कैसे बनाए जाते हैं? ग्रुप्स बनाए जाते हैं बेस्ड ऑन, जो हमने पहले ही बोला, ग्रुप्स आर मेड बेस्ड ऑन ओवरऑल सिमिलैरिटी। ग्रुप्स created based on overall similarity। जितनी ज़्यादा सिमिलैरिटी होगी बिटवीन द टैग्जा उतने वो करीब होंगे एक दूसरे से, उतनी ज़्यादा उनके दरमियान रिलेशनशिप्स होंगी। तो उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट फेनेटिक रिलेशनशिप। फेनेटिक रिलेशनशिप, जितनी ज़्यादा सिमिलैरिटी है बिटवीन द टैग्जा उतनी फेनेटिक रिलेशनशिप ज़्यादा है और उतना चांस बनता है उनके लिए एक ही ग्रुप में आना। उसके बाद जो और एक प्रिंसिपल है यहाँ पे, इट इज़ कि टैक्सोनमी, जो यहाँ पे टैक्सोनमी है, जो फेनेटिक्स होती है, टैक्सोनमी इन फेनेटिक्स इज viewed as an empirical science। एम्पिरिकल साइंस का मतलब ये है कि आप अजम्पशंस नहीं कर सकते, ठीक है। यू कांट अज्यूम थिंग्स, आप यहाँ पे अज्यूम नहीं करते, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बेस क्या है? यहाँ पे बेस है कि वी कलेक्ट डेटा, हम कलेक्ट डेटा करते हैं। अभी हम देखेंगे आगे मेथोडोलॉजी में, वी कलेक्ट डेटा, वी मेजर दैट, वी एनालाइज दैट, और उस एनालिसिस के बेसिस पे आप एक फिनोग्राम बनाते हैं। तो जो भी चीज़ें आप ऑब्जर्व करते हैं, खुद ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन द डेटा, ठीक है।
तो वही चलेगा, यहाँ पे assumptions नहीं चलेंगी, ठीक। तो अब बात ये है कि किन कैरेक्टर्स को हम स्टडी करें, किन कैरेक्टर्स को हम चुने फॉर फोनेटिक क्लासिफिकेशन, फॉर एनालिसिस, ठीक है। तो इन कैरेक्टर्स की कुछ फीचर्स हैं जिनको आप चुन सकते हैं, जिनको आप स्टडी कर सकते हैं अंडर फोनेटिक क्लासिफिकेशन। सबसे पहला जो फीचर होगा इन कैरेक्टर्स का वो ये है कि दे मस्ट बी ईजी टू अंडरस्टैंड। वो कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं होना चाहिए, दे मस्ट बी ईजी टू अंडरस्टैंड। ऐसे कैरेक्टर्स चुनो जो कॉम्प्रहेंसिबल हो। दूसरी बात, जो कैरेक्टर आप चुनते हो, जो कैरेक्टर आप चुनते हो, it must reflect the genotype or the genetic makeup of the taxon। इसका मतलब क्या है, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं which are influenced by the environment, ठीक है। वो एक एनवायरनमेंट में एक्सप्रेस हो जाएंगे, दूसरे एनवायरनमेंट में मे बी वो एक्सप्रेस ना हो जाए, ठीक है। तो ऐसे कैरेक्टर्स जो एनवायरनमेंट डिपेंडेंट होते हैं, जो एक्सप्रेस होते हैं इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स, उनको डिस्कार्ड करना है। बल्कि वो कैरेक्टर्स आपको लेने हैं जो कांस्टेंट रहें। कांस्टेंट का मतलब ये है, कांस्टेंट वो तभी रहेंगे जब वो बेस हो किस पे, जेनेटिक मेकअप पे या जीनोटाइप ऑफ द टैक्सन। के बाद जो तीसरा फीचर है इन कैरेक्टर्स का, जिन कैरेक्टर्स को आप स्टडी करोगे यहाँ पे, इट इज दैट द कैरेक्टर्स मस्ट बी एप्लीकेबल टू ईच टैक्सॉन अंडर स्टडी, ठीक है। ये जो है, ये कैरेक्टर जो है, इट मस्ट बी एप्लीकेबल, इट मस्ट बी एप्लीकेबल टू ईच टैक्सॉन, ठीक है। हर किसी टैक्सॉन के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए, तभी आप इसको चुन सकते हैं। एंड द कैरेक्टर मस्ट बी यूनिट कैरेक्टर। ऐसे कैरेक्टर आप चुनो जो यूनिट कैरेक्टर्स। यूनिट कैरेक्टर्स का मतलब ये है कि जिनमें वैल्यूज जो हो वो डिस्क्रीट हो या फिर क्लियर हो। मतलब यू कैन टॉक लाइक कि इट में बी इधर प्रेजेंट और इट में बी एब्सेंट। अगर वैल्यूज है तो वो क्लियर होने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास स्टैमिनस 5 है, किसी में 6 है, ठीक है, ऐसा के पास क्लियर वैल्यूज है, सो इट्स कॉल्ड द यूनिट कैरेक्टर। तो ऐसे कैरेक्टर्स होने चाहिए जिनको आप स्टडी कर सकते हैं इन फोनेटिक क्लासिफिकेशन। तो अब इसके साथ साथ ही आप OTU देख लीजिए। OTU क्या होता है? OTU इज बेसिकली, इसकी फुल फॉर्म है ऑपरेशनल टैक्सोनॉमिक यूनिट, ठीक है। अब ये OTU क्या है? OTU कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। ये है एज पर स्नीथ एंड सोकल, ठीक है। उन्होंने बोला है कि ऑपरेशन टैक्सोनॉमिक यूनिट वो टैक्सा हैं, दीज आर बेसिकली टैक्सा, ये ग्रुप्स हैं प्लांट्स के, ठीक है। इज आर टैक्सा विच आर अंडर स्टडी, जिनको आप स्टडी कर रहे हैं। सिंपल मैं बोलूँ कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर स्टडीइंग टैक्सा और आपके टैक्सा जो है वो स्पीशीज़ हैं, ठीक है। आपके टैक्सा जो है वो स्पीशीज़ है, आपके पास 5 स्पीशीज़ है, A, B, C, D एंड E, और आप जानना चाहते हैं कि इनमें कितनी सिमिलैरिटी है और उन सिमिलैरिटी की बेसिस पे आप इनको ग्रुप्स में डालना चाहते हैं। तो इनके ग्रुप्स क्या बनेंगे? इनके ग्रुप्स जेनरा बनेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास फॉर एग्जांपल A, B एंड C है, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि इनके दरमियान 90% सिमिलैरिटी है, ओवरऑल सिमिलैरिटी, तो मैं इनको एक ग्रुप में रखता हूँ, A, B, C, ठीक है। और मैं बोलता हूँ कि जो आपके पास D एंड E है, जो D एंड E है आपके पास, इसके दरमियान भी बहुत सारी सिमिलैरिटी है, 85% सिमिलैरिटी है, तो इसको मैंने एक और ग्रुप में रखा। तो अब जो ग्रुप्स हैं ये बन जाएंगे जीनस, है ना, जेनरा, ठीक है। लेकिन आप स्टडी किसको कर रहे हो? क्या आप जेनरा को स्टडी कर रहे हो? नो, यू आर नॉट स्टडिंग जेनरा, यू आर स्टडिंग दीज स्पीशीज, यू आर स्टडिंग दीज स्पीशीज। आप इन 5 स्पीशीज को स्टडी कर रहे हैं और इनको आप क्लासिफाई करते हैं इनटू जेनरा। स्टडी आप इनकी रिलेशनशिप करते हो कि इनकी A, B, C, D, E की जो स्पीशीज हैं। तो जिस चीज़ को आप स्टडी कर रहे हैं वही आपके लिए OTU बन जाता है, वही आपके लिए ऑपरेशनल टैक्सोनॉमिक यूनिट बन जाता है। सो इफ यू आर स्टडिंग स्पीशीज, OTU is species for us. If you are studying genera and you want to classify them into different families, then OTU for you is genera, ठीक है। If you are classifying families, if you are trying to analyze the relationships between the families in order to group them into orders, ठीक है, तो आपके लिए order OTU नहीं है, आपके लिए families OTU है, ठीक है। So I hope you understood this point.